हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और आज हम करने वाले हैं अपठित गद्यांश और अनसन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन। इनको सॉल्व करने वाले हैं। एक हिंदी का रहने वाला है, एक इंग्लिश का रहने वाला है। आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी कैसे सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में कम टाइम में, ठीक है। तो इसी की प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं। तो चलिए पहले टाइम टेबल देख लेते हैं। आपका मंडे को जनरल पेपर रहने वाला है। ये प्रैक्टिस का है, बेसिकली थ्योरी तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जनरल पेपर में 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के हैं, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन आईसीटी के, 10 क्वेश्चन हिंदी प्लस इंग्लिश के, जो हम कर चुके हैं ना। अगर ट्यूसडे की बात करूँ तो स्पेसिफिक रहने वाला है हॉस्टल वार्डन एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड प्लस एक्ट आपका रहने वाला, जिसमें 30 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस पैडागोजी। वेडनेसडे और थर्सडे को आपके सजेशंस रहने वाले हैं, आप क्या क्या सजेस्ट करते हो उसी के हिसाब से वीडियोस बनती हैं। थ्योरी, एमसीक्यू, प्रैक्टिस, जो भी आपको करना है। आप अगर ग्रुप में नहीं हो तो भी कमेंट में बता सकते हो अपने सजेशंस। फ्राइडे को हमारा लैंग्वेज रहने वाला है, जिसमें हिंदी प्लस इंग्लिश के कुछ मिक्स क्वेश्चन जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित, वो हम कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं अनसन पैसेज, जिसमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के रहने वाले हैं। और कल हमारी क्लास होगी रीजनिंग प्लस आईसीटी। हम देखते हैं 20-20 नंबर के वेटेज रखते हैं, तो देखते हैं थ्योरी, एमसीक्यू क्या इसका करना है। जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम करेंगे कल। संडे को वही आपकी डाउट क्लास रहती है, जिसमें मेंटल हेल्थ का वही टॉपिक डिस्कस करते हैं। पिछली बार हमने सुसाइड वाला टॉपिक डिस्कस किया था, क्योंकि पेपर को क्लियर करने के लिए जितना फिजिकली फिट रहना ज़रूरी है, उतना ही मेंटली फिट रहना भी ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिंदी के गद्यांश से, उसी को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करना है, काम डाउन होना है, थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, क्योंकि हमारी एक तो स्क्रीन पे पढ़ने की आदत नहीं होती। स्पेशली इतने बड़े बड़े पैराग्राफ तो हम पढ़ ही नहीं सकते, है ना। तो बोरियत होने लगती है और फिर हमसे कोई क्वेश्चन निकलता नहीं है। मेन बात ये है। अब एक बात उनके लिए भी कहूँगी जो ये हल्के में ले रहे हैं ना, इनको अनसन पैसेज है और अपना अपठित गद्यांश या फिर इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जो इनको हल्के में ले रहे हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि यही है आपके अपठित गद्यांश और ये पैराग्राफ जो भी हैं, यही आपको नंबर दिलाएंगे और यही पास कराएंगे आपको पेपर में। तो इनको बिल्कुल भी हल्के में मत लो। अब क्या हुआ था एक बार, अब मैं मतलब कि मैंने बहुत हल्के में लिया था। एक एग्ज़ाम था जिसमें मैंने फॉर्म फिल किया, तो उसमें ये अपठित गद्यांश आने वाला था हिंदी में, तो जिसको मैंने बहुत ही लाइटली लिया। हिंदी है, हो जाएगा, क्या है प्रॉब्लम है। तो 5 क्वेश्चन थे उसके। तो एग्ज़ाम हो गया, जब फाइनली आंसर की आई तो चेक जब मैंने किया तो मेरे होश उड़ गए। क्यों उड़ गए? क्योंकि जो अपठित गद्यांश है ना, उसमें से एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं था, एक सिंगल क्वेश्चन भी। और वही उसी पैसेज की वजह से क्या हो गया, एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। तो ठीक है, आपको वो मिस्टेक नहीं करनी, इसलिए स्पेशल हिंदी प्लस इंग्लिश के अपठित गद्यांश और अनसन पैसेज में अलग से ही करा रही हूँ, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेक्शन हमारे इसी आर्य साइको ब्रेन से हो, है ना। खुशी कितनी होगी मुझे, मैं तो गंगा नहायाऊँगी, है कि नहीं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। आपका पहला ये है अपठित गद्यांश। देखो इतना बड़ा दे रखा है इन्होंने, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, मतलब कि इंग्लिश का और हिंदी का दोनों ही एग्ज़ाम में आए हुए हैं ये पहले, उसी को सॉल्व कराने वाली हूँ। तो इसमें क्या है आपका, एनवीएस लाइब्रेरियन में आया हुआ क्वेश्चन है ये, टीजीटी लाइब्रेरियन। तो देखो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताई भी थी थोड़ी सी ट्रिक सॉल्व करने की। तो देखो पहले सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इस पैसेज का, क्या कहता है, किससे रिलेटेड ये बात कर रहा है। तो मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है, मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्म, ऐसी ऐसी कुछ बातें। देखो आप ना, मैंने इसको जूम आउट कर दिया है, तो आप देखो पहले इसको पढ़ लो पूरा अच्छे से, क्या कुछ लिखा है इसमें। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि पैसेज के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ये पहले तो हमें पजल कर देते हैं पैसेज को पढ़ाने में। हम उसे पढ़ते ही रहते हैं और क्वेश्चंस क्या होता है, कई बार आउट ऑफ कंटेंट आता है, मतलब कि अपठित गद्यांश में वो होता ही नहीं है, हम उसको ईजिली बिना गद्यांश को पढ़े भी सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं बेसिक लेवल के। तो यहाँ पे देखो कहते हैं
कि निम्नलिखित में से प्रचलित शब्द का विलोम क्या है। अब पता है हमें, अब विलोम शब्द देखने के लिए हमें पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं? बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? तो बता दीजिए प्रचलित शब्द का विलोम क्या रहने वाला है? प्रसिद्ध है, स्थिर है, अप्रचलित है, अस्थिर है। तो बताओ, इसके लिए हमें पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है प्रचलित और प्रचलित। प्रचलित के आगे ए लगा दिया, ए क्या है? ये उपसर्ग लगा है ना, तो उपसर्ग लगा दिया और हमारा बन गया विलोम प्रचलित अप्रचलित, है ना। कई बार विलोम शब्द जो है वो प्रत्यय लगाने से बनते हैं जो पीछे लगते हैं, कई बार उपसर्ग लगाने से बनते हैं जो कि आगे लगते हैं, ठीक है। उसी तरह से प्रसिद्ध है, स्थिर का अस्थिर बन जाएगा, ये अपोजिट ही दे रखा, स्थिर का अपोजिट अस्थिर होता, प्रसिद्ध का अप्रसिद्ध, है ना। तो इसी तरह से आपके विलोम बन जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बेहया, बेहया कौन कहे जाते हैं? बेहया, बेहया कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन दे रखा है प्रश्न अनुसार काम करने वाले, प्रथा को तोड़ने वाले, मान अपमान का ध्यान न रखने वाले, निंदा स्तुति की परवाह करने वाले। तो बता दीजिएगा यहाँ पे करेक्ट क्या रहने वाला है। तो अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि वैसे तो हमें मतलब जो है जिसके मतलब कि जिसके आसपास है ना ये शब्द बोला जाता है बेहया, है ना, जो पहचानता है इस शब्द को, है ना, वो तो समझ लेगा आराम से क्या होता है बेहया, है ना। लेकिन जिनको ये शब्द ही नहीं पता, जिनके लिए बिल्कुल नया शब्द है, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है ना। तो हम चलते हैं पैराग्राफ के ऊपर। अब पूरा का पूरा हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले बेहया वर्ड ढूंढ लो कहाँ पर, ऐसे अपने आंखें खोल लो बिल्कुल किसकी तरह, बाज की तरह, और यहाँ पे बेहया शब्द को ढूंढने पर है। तो बेहया लिखा कहाँ पे हुआ है? अब मेरे को दिख रहा है जी, तुम भी खोलो अपनी आंखें बाज की तरह। तो मेरे को दिखा है, कहाँ दिखा है, कहाँ दिखा है? ये बिल्कुल लास्ट में बेहया शब्द इन्होंने दे दिया, बेहया। अब ये देखते हैं इसकी लाइन पहले पूरी की पूरी पढ़ते हैं। अब ये जो लाइन है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है जी, कहाँ से? यहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रही है, इसको पूरी को पढ़ते हैं। जो लोग मान अपमान का कुछ भी ध्यान न करके, निंदा स्तुति की कुछ भी परवाह न करके, किसी प्रचलित प्रथा के विरुद्ध पूर्ण तत्परता और प्रसन्नता के साथ कार्य करते जाते हैं, वे एक ओर तो उत्साही और वीर कहलाते हैं, दूसरी ओर भारी बेहया कहलाते हैं। अब मुझे पता लग गया जो बेहया शब्द है इसका नेगेटिव प्रयोग किया गया है। देखो पहली लाइन में दे दिया जो लोग मान अपमान का कुछ भी ध्यान नहीं करते, मतलब कि इज्जत बेइज्जती मान अपमान कुछ भी उनको परवाह नहीं होती, समाज की परवाह नहीं होती, लेना देना कुछ नहीं है उनको, ठीक है। अपनी मस्ती से अपनी मस्त मगन होके मस्त मोला टाइप वो बंदे होते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि बेहया कौन कहे जाते हैं? पर्सन अनुसार काम करने वाले हैं, चलो देखते हैं। प्रथा तोड़ने वाले, ऐसा भी कुछ नहीं है। मान अपमान का ध्यान न रखने वाले, सोचते हैं इस पर। अगला कहता है निंदा स्तुति की परवाह करने वाले, जो निंदा होती है आपकी बुराई, वो मतलब कि बेइज्जती चुगली या कुछ ऐसा सा, मतलब कि नेगेटिव सा सेंस दे रहा है ना ये। निंदा स्तुति की परवाह करने वाले, कि अगर आपकी कोई निंदा करता है, अगर आपकी कोई बुराई करता है तो उसकी आप परवाह करोगे कि हाँ भाई अगर मैं ये काम करूँगा तो समाज मुझे दुत्कारेगा, है ना, नकारेगा, ऐसा नहीं करना। तो ये अगर निंदा स्तुति की परवाह न, यहाँ पे न आता ना, न करने वाले, तो ये करेक्ट हो जाता। अब ये तो इनकरेक्ट हो गया। अब बिल्कुल इन तीनों में से जो एप्रोप्रिएट है वो आपका सी एप्रोप्रिएट है, कि मान अपमान का ध्यान न रखने वाले। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया ना समझ में। ये अगला क्वेश्चन देखो बड़ा ही प्यारा जानदार क्वेश्चन है। कहता है कि प्रत्यक्ष हानि देखते हुए कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार भी क्यों करते हैं? प्रत्यक्ष हानि देखते हुए, कहता है कि प्रत्यक्ष मेरे को डायरेक्ट हानि दिख रही है, देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े समझदार ही क्यों करते हैं? अब किसी प्रथा को फॉलो करने से, अनुसरण करने से मेरे को दिख रहा है कि मेरे को हानि होने वाली है, लेकिन करते ही क्यों हैं? ऑप्शन दे रखे हैं। वे प्रथाओं का आदर करने वाले होते हैं जी, वे परंपरावादी होते हैं, पुराने ख्यालों वाले होते हैं, वे रूढ़िवादी होते हैं ना, वे डरते हैं कि प्रथा के त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे हैं। अच्छा,
अब मेरे को इनमें से आप खुद बता दो, इनमें से आपको एप्रोप्रिएट कौन सा दिख रहा है, जो चमकदार, जो नहाया धोया ऑप्शन है वो बता दो मुझे, कौन सा दिख रहा है, कौन सा चमकदार है इनमें से है। तो चलिए, नहीं समझ में आ रहा तो हम चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। देखो ये वाला शब्द आपको कहाँ दिखेगा? ये मुझे दिख रहा है, देखो यहाँ पे, आप देख लीजिए यहाँ पर प्रत्यक्ष हानि। बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही होंगी है ना, वो जो बहरूपिया नहीं होते हैं वो घर घर घूम रहे हैं, इसलिए आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होंगी। तो चलिए देखो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, किधर चला गया, देखो इधर ही है। यहाँ पे कहता है कि देखो, प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे। अगर उन्होंने उन प्रथाओं को फॉलो नहीं किया तो वह बुरे कहलाए जाएंगे, है ना, कि देखो फलाने ने ऐसा ऐसा कर दिया, है ना, तो लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान नहीं रह जाएगा कि पगड़ी पे लांछन लगा दिया, समथिंग टाइप ऐसी बातें कह रही है कि उनके त्याग से वो बुरे कहे जाएंगे। अगर प्रथाओं को फॉलो नहीं करा तो बुरे कहे जाएंगे, लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान न रह जाएगा। उसके लिए मान गलानी का कष्ट सब शारीरिक क्लेशों से बढ़कर होता है। तो यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, यहाँ से लेकर आपको पढ़ लेना है यहाँ तक, यहाँ से लेके पढ़ लेना है यहाँ तक, बस यहीं से आपका निकल जाएगा। देखो अब कहता है कि प्रत्यक्ष हानि को देखते हुए कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार भी क्यों करते हैं। वे प्रथाओं का आदर करने वाले होते हैं, परंपरावादी होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं। वे डरते हैं कि प्रथा के त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे। अब आप ही मुझे बता दीजिए यहाँ पे करेक्ट क्या होगा। मुझे तो बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप पढ़कर आए हो, अच्छे से पढ़कर आए हो। तो यहाँ पर जो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कर दीजिए लोग, कर दीजिएगा। अब इंग्लिश का आपका पैसेज है। अब थोड़ा सा काम डाउन हो जाए, हिंदी पढ़कर तो हमें मज़ा आ गया, और वैसा ही मज़ा हमें इंग्लिश के पैसेज को पढ़ते हुए भी आना चाहिए। चलिए अब इंग्लिश का पैसेज यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग से मैंने क्वेश्चंस भी दिए हैं, और ये आपका पैसेज है। अब देखो पैसेज को पहले आप मोटे तौर पर देख लो, है क्या इस पैसेज में, कहना क्या चाहता है आखिरकार, ये करवाना क्या चाहता है हमसे। तो पैसेज आपके सिलेबस में इसीलिए दिए गए हैं, वो देख सके कि आपको इंग्लिश भी आती है कि नहीं। इंग्लिश कोई बोल रहा है वो समझ भी लोगे नहीं लोगे, हैं, समझ गए बात को। तो चलिए फिर देर किस बात की है, तो देख लो, आप पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, पहले पढ़ो इसको, मतलब कि पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको 20 सेकंड इस पर ध्यान देना है कि एटलीस्ट कहा क्या गया है इसमें, कह क्या रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, क्या फील आगे कराएगा हमसे, किस टाइप के क्वेश्चंस देगा ये। तो यहाँ पर चलो मैं भी आपके साथ पढ़ लेती हूँ थोड़ा सा। देखो कहता है कि यहाँ पे साइंस की बात की गई है। द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मैनकाइंड एज पीपल हैव डिस्कवर्ड इज नॉट साइंस बट वॉर। यहाँ पे साइंस की बात कर दी, यहाँ पे वार की बात कर दी, है ना। कहते हैं युद्ध और साइंस की यहाँ पे बात है। अगर आपको इंग्लिश के वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपको चिंता नहीं करनी, जैसे आपको समझ में आ रहे हैं। जैसे आपको मैनकाइंड का मतलब नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको समझ में आ रहा है वैसा कर लो। अब साइंस का मतलब तो देखो ऐसा तो है नहीं किसी को साइंस का मतलब भी पता होगा, साइंस का मतलब सबको पता होगा, वार का मतलब सबको पता होगा, युद्ध का मतलब सबको पता है। तो यहाँ पे इस टाइप की कुछ बात की गई है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से हमें पता लग जाएगा किस टाइप से। देखो पहला क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर द रियल एनिमी ऑफ मैनकाइंड इज नॉट साइंस बट वार बिकॉज। क्वेश्चन कहता है, अगर आपको देखो, एक तो हिंदी में हम ट्रांसलेट करते हैं ना, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है हमसे, है। तो जैसा आपको समझ में आ रहा है, जैसे आपको टूटी फूटी बनानी आ रही है हिंदी, उसको करो। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर द रियल एनिमी ऑफ मैनकाइंड इज नॉट साइंस बट वार बिकॉज। कहते हैं कि जो ऑथर के अकॉर्डिंग जो रियल एनिमी, जो दुश्मन होता है मैनकाइंड का, वो क्या है, साइंस नहीं है, नॉट साइंस बट वार। जो युद्ध होता है वो होता है, साइंस नहीं है। देखो साइंस हथियार बना के देता है ना, वो नई नई जो टेक्नोलॉजी होती है उन्हीं से तो हम करते हैं।
कहते हैं कि मैनकाइंड का दुश्मन साइंस नहीं है, साइंस ने तो पता नहीं लाइट वाइट कितना इनोवेशन कर दिया, वो दुश्मन नहीं है, दुश्मन है हमारा युद्ध। युद्ध तबाही लेकर आता है। अब क्यों आता है जी? ऑप्शन कहता है कि साइंस ड्यूरिंग वार इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव। अब युद्ध के दौरान जो साइंस है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती है ना, विनाशकारी तबाही हो जाती है हमारी। बी कहता है साइंस मिररली केवल इन्वेंट द वेपन्स विद विच वार इज फाउट। अगला कहता है, अब ये जो वेपन्स है उनसे आपको एक गाना याद आ रहा होगा, पंजाबी वाला है ना, कुछ ऐसा समथिंग है गाना है, उसको आप रिकॉल कर लो, है माइंड खुश हो जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए, कहते हैं कि द वेपन्स दैट साइंस इन्वेंट नेसेसरली लीड टू वार। डी कहते हैं द वेपन इन्वेंटेड बाय साइंस डू नॉट कॉज वार दो दे मेक इट मोर डिस्ट्रक्टिव। अब कहते हैं अब आपने पढ़ लिया ये, अब हम चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। नहीं, पहले हम सारे के सारे देखो, आपको क्या करना है, जब आप बैठे होगे एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले आप सारे के सारे जो 5 क्वेश्चंस है ना, उन 5 के 5 क्वेश्चंस को एक बार मोटे तौर पर देख लो कि है क्या रहे हैं ये, हैं थोड़े थोड़े मोटे मोटे पढ़ लिया आपने। उसके बाद फिर आप पहला क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर आप जाओगे पैसेज की तरफ और वहाँ पर उसका कीवर्ड देखोगे, है ना। इसमें कीवर्ड क्या दे रखा है, इसमें कीवर्ड दे रखा है ये वाला कि जो रियल एनिमी ऑफ मैनकाइंड इज़ नॉट साइंस बट वार। ये लाइन ही आप देखो, यहाँ पे कीवर्ड साइंस है, वॉर है, वेपन्स है ना। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से। हाँ, ये हमारा पैसेज है। अब पैसेज कहता है देखो यहाँ पे मेहरबानी कर दी उन्होंने हम पे कि पहली ही लाइन दे दी ये वाली, देखो द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मैनकाइंड एज पीपल हैव डिस्कवर्ड इज नॉट साइंस। कहते जो ग्रेटेस्ट एनिमी है मैनकाइंड की एज अ पीपल, जो पीपल ने डिस्कवर्ड किया, लोगों ने डिस्कवर्ड किया, वो साइंस नहीं है, युद्ध है। साइंस केवल क्या है, रिफ्लेक्ट करता है सोशल फोर्सेस को जो उसके आसपास है, सराउंडिंग में है। इट इज़ फाउंड दैट व्हेन देयर इज पीस। भाई बहुत आवाज़ें आ रही होंगी आपको बैकग्राउंड में, है ना, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो चलिए कोशिश करते हैं करने की। कहता है कि सोशल फोर्सेस बाय विच इट सराउंडेड, इट इज़ फाउंड, कहते हैं कि इट इज़ फाउंडेड दैट व्हेन देयर इज़ पीस। ये पाते हैं कि जहाँ पर भी शांति है, साइंस इज कंस्ट्रक्टिव। जहाँ पर शांति है वहाँ पर क्या है, साइंस एक कंस्ट्रक्टिव है और रचनात्मक है। व्हेन देयर इज़ अ वार, और जहाँ पर भी युद्ध है, वार है, साइंस वहाँ पर क्या हो जाती है भाई, डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। अब यही हमारा यहाँ से लेकर यहीं तक में हमारा मिल जाएगा आंसर। देखते हैं क्वेश्चंस में फिर दोबारा से जाके। क्वेश्चंस हमारा प्यारा सा क्या कहता है कि ऑथर के अकॉर्डिंग जो रियल एनिमी है मैनकाइंड की वो साइंस नहीं है, युद्ध है। क्योंकि अब साइंस ड्यूरिंग वार इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव। अब कहते हैं कि जो साइंस है ना युद्ध के दौरान बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाती है ऐसा है क्या। अगला कहता है कि साइंस जो है वो केवल इन्वेंट करती है हथियारों को, हैं जिससे हमारा युद्ध होगा। और सी कहता है कि जो हथियार हैं हमारे, साइंस इन्वेंट करते नेसेसरली लीड टू वॉर हैं। अगला कहता है द वेपन इन्वेंटेड बाय द साइंस डू नॉट कॉज वार, दे मेक इट मोर डिस्ट्रक्टिव। अच्छा देखो, जो हथियार इन्वेंट किए साइंस से, डू नॉट कॉज वार, वो वार नहीं करते हैं, वो और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, दे मेक इट मोर डिस्ट्रक्टिव। अगर हम देखें यहाँ पे देखो, बिल्कुल एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन देयर इज अ वार साइंस इज द वेपन साइंस। देखो यहाँ पे आप आओगे, साइंस इट इज साउंड दैट व्हेन देयर इज अ पीस साइंस इज कंस्ट्रक्टिव, साइंस द वेपन विच। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे इस लाइन में आओ आप फटाफट से। कितने जो हथियार है हमारे, यहाँ पे देखो जो हथियार है जो साइंस देती है, साइंस गिव अस डोंट नेसेसरी क्रिएट वार, वो केवल वार ही क्रिएट नहीं करते, नेसेसरी क्रिएट वार है। दीज मेक वार इंक्रीजिंगली मोर टेरिबल, टेरिबल मतलब कि बहुत भयानक युद्ध होता है उनसे, उन हथियारों से, इंक्रीजिंगली मोर टेरिबल है यहाँ पर। और आपका ये वाला ऑप्शन देखो, पहली वाला कहता है कि, और ये बिल्कुल सेम डिटो लाइन ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई है कि जो वेपन हथियार है वो इन्वेंट करते हैं, साइंस डू नॉट कॉज वार, ये क्या करते हैं यहाँ पे, मेक इट। अब डिस्ट्रक्टिव दे दिया उन्होंने, डिस्ट्रक्टिव यहाँ पे सेम डिस्ट्रक्टिव का जो मतलब है वो टेरिबल है ना, तो सेम यहाँ पे हो गया, तो हम कर देंगे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो चलिए
अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द सॉल्यूशन लाई इन, जो सॉल्यूशन है वो लाई करता है किसके अंडर, प्रिवेंशन साइंटिस्ट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। कहते हैं कि प्रिवेंट कर दो, रोक दो साइंटिस्ट को पार्टिसिपेट करने में जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ होती है उनमें, ये हथियार वगैरह बना रही हैं, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करे तो रोक दो। अगला कहता है एबॉलिशिंग वार, सी कहता है स्टॉपिंग साइंटिफिक एक्टिविटी एवरीवेयर, स्टॉप रोको, जो साइंटिफिक एक्टिविटी हो रही है हर जगह पर उनको रोक दो है। डी कहते हैं कि स्टॉपिंग साइन फ्रॉम रिफ्लेक्टिव सोशल फोर्सेस। तो बता दीजिए यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, माइंड लगाओ अपना, देखो फटाफट से क्या कह रहे हैं ये, यहाँ पे इस लाइन पे आ जाओ फटाफट से। कहते हैं देखो यहाँ पे अंटिल वाली भी आओ, अंटिल नाउ इट इज़ बोथ डोर स्टेप टू डोम। मेन प्रॉब्लम क्या है भाई यहाँ पे आओ, साइंस बट टू स्टॉप वार। ठीक है, साइंस नहीं है बट क्या है, हमें युद्ध को स्टॉप करना है ना। तो यहाँ पर युद्ध को स्टॉप करना है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन में सॉल्यूशन दे रखा है। सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एबॉलिशिंग वार, हमें युद्ध को समाप्त करना है, एबॉलिशिंग वार। तो ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया कि पार्टिसिपेट मत करो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में, साइंटिस्ट हैं उनको रोक दो। अब साइंटिफिक एक्टिविटी है एवरीवेयर, उनमें स्टॉप कर दो। जो स्टॉप साइंस फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सोशल फोर्सेस को कर दो है, ऐसा तो नहीं कहा गया है। तो जो मेन छोटा सा अपना ऑप्शन हो जाएगा बी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा एबॉलिशिंग वार। इस तरह से आपको ऑप्शन से अपने पैसेज पे जाना है और सॉल्व करना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई दिक्कत परेशानी आपको होने वाली नहीं है। अगला कहता है द एक्सप्रेशन ब्रिंग टू द डोर स्टेप ऑफ डूम मीन्स, यहाँ पे आपको इसका मतलब बताना है, डोर स्टेप ऑफ डूम का क्या मतलब होता है। यहाँ पर अगर हमें इसका मतलब नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा मतलब देखने की कोशिश करें, आदि इसका ब्रिंग होता है लेकर आना, ठीक है, ब्रिंग लेकर आना, टू द डोर स्टेप टू डूम, विनाश के दरवाजे पर लेकर आना, इसका हमें मतलब बताना है। लीड अस टू थ्रेशोल्ड टू नीव डेस्टिनी, डेस्टिनी बहुत मूवी बनी हुई है डेस्टिनी के ऊपर है, उसकी तरफ। अगला कहता है इंट्रोड्यूस अस टू अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर, कोई प्रिडिक्ट ही नहीं है, मतलब कि अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर की तरफ इंट्रोड्यूस करना। सी कहते हैं कैरी अस टू क्लोज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, डेथ और डिस्ट्रक्शन के क्लोज लेकर आना। डी कहता है कि टेक अ स्टेप बाय स्टेप, विनाश की तरफ लेकर जाना। यहाँ पर ये देखते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है, एक तो देखो यहाँ पे until now it is both us to doorstep to doom, यहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ है और हमें अब बताना है इसका मतलब, यही हमसे पूछा गया है। तो इसके आगे पीछे की लाइन देखते हैं ये किस तरह से यूज़ किया गया है पैसेज में। तो यहाँ पे अगर हम पढ़े हैं इसको, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं इस लाइन को, तो यहाँ पर देखो युद्ध और साइंस की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन को अगर हम अच्छे से पढ़ें तो यहाँ पर हमें अपनी कॉमन सेंस से आंसर देना, और आप दो अपनी कॉमन सेंस से आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पे साइंस और युद्ध की बात की गई है कि साइंस के जो हथियार वगैरह हैं उनसे इतना नुकसान नहीं होता जितना कि युद्ध से होता है। जब हम युद्ध करते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो जो युद्ध होगा तो उससे क्या होगा, आप नज़दीक आ जाओगे डेथ के और डिस्ट्रक्शन के, क्योंकि विनाश तो होगा ही, डेथ भी होगी बहुत से, इसलिए। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, कैरी अस टू क्लोज टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। जब युद्ध होगा तो डेथ और डिस्ट्रक्शन के नज़दीक लेकर आएगा। यहाँ पर फ्रेज दी गई है आवर वर्क हैज स्कर्सली बिगन, इम्प्लाई यहाँ पे दैट वर्क। यहाँ पे इस फ्रेज का मतलब क्या होगा, सेपरेट भी आपके सिलेबस में फ्रेजेस का दे रखा है और पैसेज में भी आ सकते हैं फ्रेजेस। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा, यहाँ पे मतलब हैज़ ओनली जस्ट बिगन, अभी जस्ट करा है, अभी नहीं स्टार्ट करा है। हैज़ बिगन बट नॉट येट फिनिश्ड, अब स्टार्ट तो कर लिया लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। डी कहता है इज़ नॉट लाइकली टू बिन। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, आवर वर्क हैज़ स्कर्सली बिगन इम्प्लाई। और यहाँ पर हम पैसेज में भी ढूंढ लेते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है। पैसेज अगर हम देखें तो पैसेज में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द आर इज़ लेट एंड आवर वर्क इज स्कर्सली बिन, हमारा जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है।
नाउ स्टार्ट होगा तभी तो हम फेस टू फेस विद अर्जेंट क्वेश्चन, तभी तो हम फेस करेंगे बहुत अर्जेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हैज़ ओनली जस्ट बीन स्टार्ट करा है, यहाँ पे फिनिश का तो कोई काम ही नहीं है। जब आप स्टार्ट करोगे तभी तो क्वेश्चन अराइज होंगे। अपना अगला क्वेश्चन कहता है कि आवर माउंटिंग कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय कैन बी कीप्ड अंडर कंट्रोल्ड बाय इंक्रीजिंग सोशल फोर्सेस है, एजुकेशन फॉर ऑल है, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस है, एजुकेशन, लिबरल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। तो इसका आंसर देना है आपको यहाँ पे दिमाग लगा के, इसका आंसर आपको देना है यहाँ पे बिल्कुल सेम लाइन यहाँ से आपको ढूंढनी है। लिखा हुआ है लास्ट में, यहाँ पे देखना आपको, कैन एजुकेशन एंड टॉलरेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसको पढ़ना है, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, समझो अच्छे से, तब आपको इसका आंसर देना है। लास्ट वाले क्वेश्चन का यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। तो चलिए, क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।